हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंडल के द्वितीय नियम अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अध्ययन करेंगे, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का अध्ययन करेंगे। कोरेंस महोदय ने ही इसको द्वितीय नियम बताया था। चूँकि मेंडल ने अपना नियम जब बताया था तो उस समय ये प्रकाश में नहीं आ पाया था, तो कोरेंस महोदय ने इसको पुनः से समायोजित करके इसको द्वितीय नियम बताया था। जो मेंडल का द्वितीय नियम है उसका आधार अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का जो आधार है वो द्विसंकर क्रॉस है। तो द्विसंकर क्रॉस की हम परिभाषा देखते हैं कि ऐसा संकरण जिसमें विपर्यासी गुणों के दो जोड़े के वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है, अर्थात दो जोड़ी गुणों को ध्यान में रख करके अगर वंशानुक्रम उनका देखा जाता है तो उसको द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की परिभाषा क्या है। तो इसकी पहली परिभाषा है कि जब किसी संकरण में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, अर्थात दो जोड़े को ध्यान में रख करके अगर संकरण कराया जाता है तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन, अर्थात अगर प्रथम जोड़े को लिया जाए उसका सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण जो होता है वो दूसरे जोड़े से अर्थात दूसरे जोड़े वाले जीन से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि दोनों जोड़े के पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। उसी को इंग्लिश वर्जन में हम देखते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर कैरेक्टर, अर्थात एक जोड़े का पृथक्करण दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। युग्मक जनन के समय अर्थात गैमीट निर्माण के समय एक युग्म के जीन का विसंयोजन, अर्थात एक जोड़े, युग्म माने जोड़ा, एक जोड़े के जीन का पृथक्करण दूसरे जोड़ी से अर्थात अन्य जोड़ी से स्वतंत्र होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि दो जीन का वंशानुक्रम अगर एक साथ देखते हैं, अर्थात मेंडल ने ये दो जोड़ी जीन को ध्यान में रख करके उनका उद्देश्य यही था कि इनके अगर दो जीन को ध्यान में रख करके अगर संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो क्या परिणाम मिलता है, यही उनका उद्देश्य था। तो अगर दो जीन का वंशानुक्रम अगर एक साथ देखते हैं तो एक जीन के वंशानुक्रम का प्रभाव दूसरे जीन पर नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुक्रम की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र अपव्यूहन की प्रक्रिया ये किस अवस्था में होती है अर्धसूत्री विभाजन के, तो ये मध्यावस्था प्रथम यानी अर्धसूत्री विभाजन के मध्यावस्था प्रथम में होती है। क्या होता है कि युग्मक जनन की प्रक्रिया के समय स्वतंत्र अपव्यूहन होता है और जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उसमें जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के मध्यावस्था प्रथम में यह प्रक्रिया होती है। मध्यावस्था में होता क्या है कि जितने भी गुणसूत्र हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र के व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं कि दो लक्षणों को ध्यान में रख करके जो मेंडल ने क्रॉस कराया था तो उन्होंने पहला लक्षण जो लिया था वो लिया था बीज का आकार। तो बीज के आकार में दो विपर्यासी गुण हैं। पहला था गोल बीज जो प्रभावी है, तो इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो इसका विपर्यासी गुण है वो झुर्रीदार यानी गोल बीज और झुर्रीदार बीज। तो झुर्रीदार के लिए जो चूँकि अप्रभावी है तो इसको स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। और ये बीज का आकार जो कैरेक्टर है, लक्षण है, इसके लिए जो जीन पाया जाता है वो गुणसूत्र नंबर 7 पे पाया जाता है, गुणसूत्र नंबर 7 पर। और दूसरा जो कैरेक्टर लिया था इन्होंने बीज का रंग, बीज का रंग, इसमें भी दो विपर्यासी गुण हैं। जो प्रभावी गुण है वो पीला बीज है जिसके लिए कैपिटल वाई जीन से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो अप्रभावी गुण है वो हरा बीज है। तो चूँकि ये अप्रभावी है इसलिए इसको स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। तो अब मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो इन्होंने किया क्या था कि दोनों लक्षणों को ध्यान में रख करके
इन्होंने प्रयोग किया। तो ये हम लेते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में इन्होंने क्या किया कि जो जेनेटिक्स का प्रयोग है, तो इसमें सबसे पहले हम फिनोटाइप लेते हैं, फिर जीनोटाइप लेते हैं, फिर युग्मक जनन होता है, तो फिनोटाइप जो मेंडल ने लिया था वो क्या लिया था, प्रभावी गुण क्या है हमारा, गोल और पीला। तो ये हम सिंबल के रूप में इसको गोल ले लेंगे और पीला ये कलर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये गोल बीज हो गया और इसका कलर क्या हो गया, रंग क्या हो गया, पीला। और दूसरा जो इसका विपर्यासी लिया वो क्या लिया, हरा और झुर्रीदार। तो ये हरा हो गया और ये झुर्रीदार बीज हो गया। अब इसका जो जीनोटाइप लिया था मेंडल ने, तो प्रभावी गुण के लिए हम यहाँ पे देख चुके हैं कि प्रभावी के लिए कैपिटल कैपिटल, चूँकि जो जीन होता है वो जोड़े के रूप में पाया जाता है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, अर्थात गोल बीज के लिए क्या लेंगे, कैपिटल आर, और पीला बीज के लिए क्या जीन लेंगे, कैपिटल वाई। ये हम पहले देख चुके हैं। इसी तरीके से अप्रभावी के लिए इसी का स्मॉल ले लेंगे, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब क्या होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस तरह से जो गैमीट बनेगा इसमें वो हम देख लेते हैं। तो इसमें चूँकि ये समयुग्मजी है, यह भी समयुग्मजी है, समयुग्मजी दोनों हैं, तो इस तरह से इसमें जितने भी युग्मक बनेंगे सब एक ही प्रकार के जीनोटाइप उसमें पाए जाएंगे, अर्थात यहाँ से आधा आएगा, यहाँ से आधा आएगा। तो ये जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी तरीके से यह भी समयुग्मजी है दोनों, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये गैमीट बन गया। अब हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में क्या मिलेगा, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त होता है इसको देखेंगे। पहले हम जीनोटाइप देख लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में इधर से जीन आएगा, इधर से भी जीन आएगा, यानी एक जनक से और इधर दूसरे जनक से। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर, और यहाँ से कैपिटल वाई इस जनक से स्मॉल वाई। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये कैपिटल प्रभावी है, तो इस प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इसी तरीके से यह भी प्रभावी है, कैपिटल वाई, यानी जो पीला बीज है वो प्रभावी गुण है, तो ये झुर्रीदार यानी स्मॉल वाई वाले जीन पर प्रभावी हो जाएगा और इसको अपना प्रभाव दिखाने नहीं देगा। तो इस तरह से जो हमको लक्षण प्राप्त होगा प्रथम पीढ़ी में, जो सभी प्राप्त होंगे वो सभी बीज क्या होंगे, गोल होंगे और पीले होंगे। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल महोदय ने, कि इसका स्वपरागण कराया था, यानी प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण कराया। तो अब स्वपरागण के लिए इन्होंने क्या किया कि दोनों जनक F1 पीढ़ी से ही लिया। तो ये स्वपरागण, अर्थात यही एक जनक लिया, इसी में से दूसरा भी जनक ले लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये आपका फिनोटाइप हो गया, यानी गोल बीज, पीला बीज, दूसरा जनक भी क्या ले लेंगे, गोल बीज और पीला बीज। तो इस तरह से ये आपका हो गया फिनोटाइप। यहाँ पे मैं फिनोटाइप शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और इसका जो जीनोटाइप होगा, तो F1 का जो जीनोटाइप यानी प्रथम पीढ़ी में जो जीनोटाइप मिला है उसी का हम स्वपरागण करा रहे हैं, तो हमको जीनोटाइप भी क्या मिलेगा, वही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही हमारे पास है। और इसका दूसरा जनक भी क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। अब क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक जनन में हम जानते हैं
कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में अब हम पहले ट्रिकी मेथड से देख लेते हैं कि कितने गैमीट बनेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि गैमीट के लिए हम क्या करते हैं, 2 पे पावर n, यानी n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजों की संख्या। तो पहले जनक में देखते हैं ये एक विषम युग्मजी, ये दूसरा विषम युग्मजी, 2 विषम युग्मजी है। इसमें भी देख लेते हैं दूसरे जनक में, इसमें भी विषम युग्मजी 2 हैं। तो दोनों में समान प्रकार के और समान गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो 2 पे पावर 2 हमारे पास विषम युग्मजी है, तो 2 पे पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, यानी प्रत्येक जनक में 4 प्रकार के युग्मक हमको मिलेंगे। अब युग्मक बनाने की विधि हम आपको बताए थे कि फॉर्क लाइन मेथड से हम युग्मक जनरली बनाते हैं। तो फॉर्क लाइन मेथड से युग्मक बनाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, हम दूसरे कलर से लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जीन 1 और यहाँ पे ले लेते हैं जीन 2 और यहाँ पे ले लेते हैं युग्मक या गैमीट। तो अब यहाँ पे पहला जीन हमारा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जीन 1 है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जीन 1 के सीध में हम लिख लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। और दूसरा जीन हमारा क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसको हम फॉर्क लाइन पहले बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से। तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम युग्मक ले लेते हैं। तो युग्मक जो बनेगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो एक हमारा युग्मक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा युग्मक हमारा क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा युग्मक हमारा क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा युग्मक हमारा क्या होगा, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम युग्मक बनते समय ही स्वतंत्र अव्यवहन का नियम होता है। ये कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं, तो आपको स्वतंत्र अव्यवहन नियम कभी भी भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस पहले जीन को लेते हैं। तो पहला जीन हमारा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर इस युग्मक में दोनों कैपिटल आर हैं और इस युग्मक में दोनों स्मॉल आर हैं। यानी कैपिटल आर की जो संख्या है, यानी ऐसे युग्मक जो कैपिटल आर धारण किए हुए हैं वो 50% हैं। इसी तरीके से इसमें देख लीजिए आप, स्मॉल आर ये 50% हैं। यानी 4 में से 2 ऐसे युग्मक हैं जो कैपिटल आर धारण किए हुए हैं और 2 ऐसे हैं जो स्मॉल आर धारण किए हुए हैं। तो 50% हमारा कैपिटल आर हो गया, 50% स्मॉल आर हो गया। इसी तरीके से आप इसको देखिए, दूसरा जो जीन है हमारा वो क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अगर आप देखिए तो यहाँ से कैपिटल एक ये है और दूसरा कैपिटल ये है। तो 4 में से 2 कैपिटल वाई हो गए, तो इसका मतलब 50% ऐसे युग्मक हैं जो कैपिटल वाई धारण किए हुए हैं और 50% ऐसे हैं जो कि स्मॉल वाई धारण किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसका जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है वह एक दूसरे से स्वतंत्र है। यानी जो कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं उसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस जनक में भी 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और इस जनक से भी 4 प्रकार के हमारे पास युग्मक बनेंगे। तो अब इन चारों प्रकार के युग्मकों के द्वारा, यानी अगर इसको हम नर ले लेते हैं तो ये परागकण बनेगा, और इधर अगर मादा ले लेते हैं तो ये क्या बनाएगा, अंडा बनाएगा। तो अब इन चारों प्रकार के जो परागकण हैं उनका किस तरह से जाइगोट बनता है अंडक के साथ, तो उसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा देखते हैं। तो अब हम 4-4 हैं, तो 4-4 के हिसाब से हम अपना चेकर बोर्ड तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 युग्मक नर में बने थे और 4 मादा में। तो नर के हम इधर लिख लेंगे, ये हमने नर इधर लिया है, और मादा के इधर लिखेंगे। तो ये 4 प्रकार के पालन ग्रेन, ये नर है तो पालन ग्रेन बनाएगा। तो 4 प्रकार के पालन ग्रेन हम इधर लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से इधर मादा है तो ये अंडे बनाएगा, अंडे बनाएगी। तो इधर हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें जो जाइगोट बनेंगे, तो जाइगोट के लिए जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 पे पावर n ये फार्मूला है। फिर से मैं लिख देता हूँ 4 पे पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ विषम युग्मजी। तो हमको इस जीनोटाइप का निकालना है, तो इसमें विषम युग्मजी की संख्या जो है वो 2 है। तो 4 पे पावर 2 यानी 4 गुणा 4 बराबर 16। तो ये 16 प्रकार के जाइगोट बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 प्रकार के जाइगोट बनेंगे। और प्रत्येक जाइगोट यानी इसमें किस तरह से जाइगोट में जीनोटाइप पाए जाएंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। रैंडमली मैं 2-3 जगह भर देता हूँ, उसी आधार पे सब जगह भरना है। जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा उसका क्या जीनोटाइप होगा, तो इसकी सीध में हम देखेंगे ये अंडा है और इसकी सीध में ये हमारे पास परागकण है। तो इस परागकण का निषेचन इस अंडे से होगा तो ये जाइगोट बनेगा, क्योंकि जो परागकण और अंडा निषेचित होते हैं तब जाइगोट बनता है। तो इसकी सीध में यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे देखेंगे तो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल को पहले लिखते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जैसे आपको यहाँ पे भरना है तो इसकी सीध में ये अंडा है और इसकी सीध में ये आपका परागकण है, तो ये स्मॉल आर और इधर से ये स्मॉल आर, तो स्मॉल आर भर लेंगे। और फिर यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो ये क्या कर लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब दूसरी जगह यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो क्या होगा, इसकी सीध में ये अंडा है और इसकी सीध में ये क्या है, हमारे पास परागकण है। तो यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये क्या है, कैपिटल वाई है और इसकी सीध में परागकण में क्या है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह से हम सारे भर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सारे जीनोटाइप भर लिया है। अब देखिए फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देते हैं कि अगर हम लक्षण लेते हैं तो पहला लक्षण हमारा है बीज का आकार। तो बीज के आकार में जो जीनोटाइप आपको मिलेगा वो 3 प्रकार का मिलेगा। एक कैपिटल आर मिल सकता है, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर मिल सकता है और तीसरा स्मॉल आर मिल सकता है। यही 3 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। तो ये अगर जीनोटाइप रहेगा किसी भी जगह पे कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तब ये क्या होगा, ये गोल लक्षण देगा यानी गोल बीज देगा। और चूँकि ये झुर्रीदार बीज अप्रभावी है तो अप्रभावी गुण जो होते हैं वो अपना लक्षण तभी परिलक्षित कर पाते हैं जब वो अलिल समयुग्मजीय अवस्था में होता है। तो ये जब जीनोटाइप रहेगा तब ये झुर्रीदार दिखाएगा। इसी तरीके से दूसरे लक्षण को अगर आप देखेंगे तो सेम यही 3 प्रकार के जीनोटाइप उसमें भी मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये दोनों जो होंगे वो पीला लक्षण देंगे क्योंकि पीला प्रभावी होता है। तो यहाँ भी प्रभावी जीन है और ये दोनों प्रभावी जीन है। और ये अप्रभावी जीन हमने आपको बताया था समयुग्मजीय अवस्था में ही अपना लक्षण दिखा पाता है। तो हरा लक्षण तभी दिखाई देगा जब वो समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी एलील उपस्थित होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों कैपिटल है यानी चारों प्रभावी जीन है, तो ये गोल पीला हो गया। यहाँ पे भी ये दोनों प्रभावी जीन है इसलिए ये गोल बीज हो गया। और ये एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो
प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखा पाता है, तो इसलिए ये क्या लक्षण दे दिया, ये गोल और पीला दे दिया। इसी तरीके से इसमें भी एक प्रभावी जीन यहाँ है और ये दोनों प्रभावी जीन है, तो ये गोल पीला हो गया। इसी तरीके से ये भी गोल पीला हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों की उपस्थिति, प्रभावी जीन की उपस्थिति है, इसलिए ये गोल बीज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो ये अपना अप्रभावी गुण दिखाएगा। तो अप्रभावी गुण यहाँ कैपिटल जो वाई जीन है वो बीज के रंग के लिए है, तो ये हरा बीज हो गया। तो गोल इसके कारण हुआ और हरा इसके कारण, तो ये हो गया आपका गोल और हरा बीज। इसी तरीके से इसमें आप देखिए, तो ये कैपिटल उपस्थित है, ये कैपिटल उपस्थित है, इसका मतलब प्रभावी गुण आएगा, तो ये गोल और पीला हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से ये प्रभावी है लेकिन ये दोनों अप्रभावी हैं, तो ये क्या हो गया, इसके कारण गोल हो गया और इन दोनों के कारण क्या हो गया, ये हरा। तो ये गोल और हरा। इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे तो आप हमारी ट्रिक से निकालेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों अप्रभावी हैं, तो ये गोल का अप्रभावी क्या होगा, झुर्रीदार, तो ये झुर्रीदार हो गया। और इस जीन की उपस्थिति के कारण ये पीला है, तो ये पीला हो गया, तो ये झुर्रीदार पीला बीज। इसी तरीके से इसमें भी ये झुर्रीदार पीला बीज। और आप इसमें भी निकालेंगे तो ये कैपिटल आर, और कैपिटल आर के कारण गोल हो गया और दोनों समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हरा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों अप्रभावी जीन है, तो ये दोनों ही अप्रभावी लक्षण दिखाएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा झुर्रीदार हरा। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं फिनोटाइप लक्षण। तो इस तरह से अगर हम इन लक्षणों को देखते हैं तो हमको क्या फिनोटाइप रेशियो मिलता है, इसको हम आसानी से चित्र में देख सकते हैं। ये गोल पीला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये पीला है लेकिन झुर्रीदार है, ये तीनों झुर्रीदार हैं, ठीक। तो 1, 2, 3 यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये इससे लिखते हैं। 1 गोल पीला हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमको क्या मिल गए, गोल और पीला। अब इसी तरीके से अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये क्या है, हरा और गोल, यानी गोल और हरा। 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, गोल और हरा। 3 हमको क्या मिल गए, गोल और हरा। अब इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये बच गया, ये झुर्रीदार और पीला। तो 1 झुर्रीदार और पीला, 2 और 3, तो 3 हमारे पास क्या हैं, झुर्रीदार और पीला। और लास्ट में क्या बचा है, 1, 2, 3, ये लास्ट में बचा है, ये क्या है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये हरा और झुर्रीदार है। ये हरा हो गया और झुर्रीदार। तो इस तरह से जो मेंडल को फिनोटाइप रेशियो मिला था वो 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1 के अनुपात में मिला था। तो इस तरह से मेंडल को ये गोल पीला और हरा झुर्रीदार ये जनक लक्षण है, और ये गोल हरा और झुर्रीदार पीला ये इनको नया कॉम्बिनेशन, नया संयोजन मिला हुआ था। अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी चारों अलील जो हैं वो कैपिटल अवस्था में हैं। तो ये 16 जो जाइगोट आपको मिला है, इन 16 जाइगोट में चारों अलील कैपिटल हों, इस तरह से काउंट हम करेंगे, खोजेंगे इसमें से कि कितने ऐसे हैं जिनके चारों अलील जो हैं वो कैपिटल हैं। तो इस तरह से आप इसमें खोजेंगे तो ऐसा आपको 1 मिलेगा। और इस तरह के जीनोटाइप को खोजेंगे यानी 3 जगह लगातार कैपिटल हों और एक लास्ट में क्या हो, स्मॉल अलील हो। तो इस तरह के अगर खोजेंगे तो पूरे 16 जाइगोट में आपको ये 2 मिलेगा। तो इस तरह से आपको खोजना है कि इस तरह के जीनोटाइप यानी प्रारंभ के 2 कैपिटल हों और लास्ट के 2
स्मॉल हों, यानी इधर होमोजाइगस प्रभावी हो यानी समयुग्मजी प्रभावी हो और इधर समयुग्मजी अप्रभावी हो। तो इस तरह के अगर खोजेंगे तो आपको 1 मिलेगा पूरे 16 जाइगोट में। इसी तरीके से तो आपका जीनोटाइप रेशियो आप निकाल सकते हैं इसमें से गिनते हुए, और जो गिनते जाइए यानी जिसकी काउंटिंग कर लीजिए उसको क्रॉस का पेंसिल से निशान लगाते जाइए, तो आपको उसको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो जीनोटाइप रेशियो हमको मिला वो 1:2:1:2:4:2:1 2:1:1 यानी 1:1 2:4:2 1:1 इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने जीनोटाइप रेशियो दिखाया आपको। ये फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। फिनोटाइप रेशियो 9 गोल पीला, 3 गोल हरा, 3 झुर्रीदार पीला और वह 1 जो मिला है वो झुर्रीदार हरा, यानी 9:3:3:1। तो इसको अगर हम एक लक्षण को लेते हैं, बीज का आकार सिर्फ लेते हैं, तो बीज के आकार में हम देखते हैं कि क्या हमको रेशियो प्राप्त होता है। तो बीज के आकार में ये गोल है और झुर्रीदार है, तो कितने गोल हैं इस रेशियो में हम देख लेते हैं। तो 9 गोल यहाँ पे है और 3 गोल यहाँ पे, तो यानी 12 हमारे पास क्या हो गए गोल बीज वाले। और इसका रेशियो झुर्रीदार से निकालते हैं, तो 3 झुर्रीदार यहाँ, 1 झुर्रीदार यहाँ पे, तो 3 1 4 झुर्रीदार। तो इसका जब हम सरलीकरण करते हैं यानी 4 से इसमें भी भाग देंगे, 4 से इसमें भी, तो ये हमको 3:1 प्राप्त होगा, जो कि मेंडल के प्रथम नियम यानी पृथक्करण के नियम में भी हमको फिनोटाइप रेशियो जो प्राप्त हुआ था वो 3:1 प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से हम दूसरा करैक्टर देख लेते हैं, वो हमारा था बीज का रंग। तो बीज के रंग में क्या हमको प्राप्त होता है रेशियो, ये हम देख लेते हैं। तो बीज के रंग में भी उसी तरीके से देखते हैं हम। तो इधर हम देखेंगे पीला है और इसका विपर्यासी जो गुण है वो हरा है। तो कितना पीला है, 9 पीला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और 3 पीला यहाँ पे, तो 9 पीला और 3 पीला, तो ये 12 पीले बीज वाले हो गए। इसका रेशियो, अब इसका विपर्यासी, पीले का विपर्यासी क्या है, हरा है, तो 3 हरा यहाँ पे है और 1 हरा यहाँ, यानी 4 हरा हो गया। तो अगर इसका भी सरलीकरण करेंगे तो वही रेशियो हमको प्राप्त होगा, यानी 3:1। यानी प्रथम लक्षण में भी हमको पृथक्करण का जो रेशियो प्राप्त हुआ है वही प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे भी इसमें 3:1 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो परिभाषा में हमने आपको बताया था कि एक लक्षण का विसंयोजन का प्रभाव दूसरे लक्षण के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात एक लक्षण का विसंयोजन दूसरे लक्षण के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजन की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।